हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जुलाई 2023 जिसमें आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो ये पेपर जो है आपका 24 जनवरी 2023 यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का है। तो जिसमें आज हम लोग ईवीएस के टोटल 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो 24 जनवरी का जो पेपर हम लोग सीडीपी का देख चुके हैं। तो आप लोग में से यदि नहीं देखे हैं तो आप लोगों को प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। एग्ज़ाम का आपका जो है डेट भी आ गया है, बहुत ही कम समय बचा हुआ। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग एक दिन में 2 या 3 वीडियो देख करके सारे वीडियो आप लोग कवर कर सकते हैं, जो कि सारे जो है आपका प्रीवियस ईयर का यानी कि सेट प्रैक्टिस के रूप में किया गया है। तो देखिए यहाँ से आपका ईवीएस का क्वेश्चन चालू होता है। तो जो भी नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला है आपका, नीचे दी गई पहेलियों को हल कीजिए। एक छोटा सा पहेली दिया गया है, तो यहाँ पे आप लोगों को पढ़ के इसके बाद इसका आंसर को टिक करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे देखिए लिखा गया है, कुहू कुहू आवाज़ लगाती, मधुर मधुर मैं गीत सुनाती, सबके मन को हूँ मैं भाती, बोलो मैं हूँ क्या कहलाती, इसका हल है। तो इस तरह से कुह कुह की आवाज़ लगाती, मधुर मधुर मैं गीत सुनाती, सबके मन को हूँ मैं भाती, बोलो मैं हूँ क्या कहलाती। तो इस तरह से कुह कुह की आवाज़ कौन लगाती है? तो कोयल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और इजी भी था, आप लोग इसे कर सकते हैं आराम से। उसके बाद सेकंड नंबर पे है आपका, निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में हिरन को अनाधिकृत शिकार बढ़ने के साथ। जब यहाँ पे देखिए स्पष्ट बोला गया है कि हिरन का जो है अनाधिकृत शिकार, मतलब कि जब हिरन का शिकार यदि किया जाए तो उस पर जो है उसके बाद जो है खाद्य श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे घास को हिरन खाती है, फिर हिरन को जो है बाघ खाता है। तो इस तरह से जब हिरन का जब शिकार हो जाएगा तो खाद्य श्रृंखला पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वही आपको बताना। जैसे फर्स्ट में देखिए लिखा गया है, घास कम होना शुरू हो जाएगी, बाघों की संख्या बढ़ जाएगी, बाघों की संख्या घट जाएगी, बाघ अपनी खाने की आदत को बदल देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हिरन का अनाधिकृत जब शिकार हो जाएगा तो घास तो ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा, मतलब कि ज़्यादा होगा। घास क्या होगा, ज़्यादा होगा, बट जो है हिरन ही नहीं रहेगा तो बाघ क्या रहेगा, तो बाघ की संख्या ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, डिक्रीज होने लगेगी, मतलब कि बाघों की संख्या घट जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका स्पष्ट है, तो 3 नंबर बिल्कुल राइट ऑप्शन है। उसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2020 में दिल्ली का AQI 331 था। तो निम्नलिखित में से AQI किसे चिन्हित करता है? तो AQI जो होता है एयर मतलब कि क्वालिटी इंडेक्स होता है, तो हवा से संबंधित है। तो इसमें से आपको बताना है कि वायु मात्रा सूचकांक है, वायु परमात्रा सूचकांक है, वायु गुणवत्ता सूचकांक है, वायु द्विघाती सूचकांक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, वायु गुणवत्ता सूचकांक। तो एयर क्वालिटी जो है, क्वांटिटी जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी परिवार का है? तो इन चारों ऑप्शन में से स्पष्ट आप लोगों को दिख रहा होगा कि स्तनी कौन सा है। तो हुएल जो है आपका स्तनी वर्ग में आता है, तो हुएल मछली जो है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हुएल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, लंगर की प्रथा संकेत करती है। तो लंगर क्या है? तो लंगर जो है खालसा धर्म के द्वारा मतलब कि चलाया गया जो था, यह मुफ्त में मतलब कि भोजन इसमें उपलब्ध कराया जाता है। तो यह जो है आपका मुफ्त समुदाय रसोई है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद है, भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच भंडारित भौमजल को कहते हैं। तो आपको बताना है कि भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच भंडारित भौमजल को क्या कहते हैं? भूमिगत जल, जलभर, स्थिर जल और गुप्त जल। तो आपका राइट आंसर जलभर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए कि हाथी के बारे में कौन सा ऑप्शन जो है सही है। जैसे फर्स्ट में देखिए क्या है कि 3 माह के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 कुंटल होता है। तो 3 महीनों के जो हाथी के बच्चे होते हैं उसका भार जो है लगभग 3 कुंटल होता है। ये बिल्कुल जो है आपका सही बात यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके बाद देखिए बी में क्या है, हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते हुए केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। ये भी आपका सही है।
इस तरह से आपका जो है ए और बी ही बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर मतलब कि 1 सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा में देखिए क्या कहता है, कोई वयस्क हाथी 24 घंटे में 2 कुंटल से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा सकते हैं। ये जो है गलत बात है, कोई भी जो है वयस्क हाथी 24 घंटे में 2 कुंटल से अधिक पत्तियों नहीं खाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि किसी हाथियों के झुंड में 2-3 परिवार के सदस्य ही होते हैं, ये भी उतना सटीक नहीं है। तो इस तरह से ए और बी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, रीता ने एक पक्षी की ओर इशारा किया और कहा, देखो इस पक्षी की आंखें इसके सिर के सामने है, बिल्कुल मेरे समान। आपके अनुसार वह किस पक्षी की ओर इशारा कर रही थी? तो रीता ने एक पक्षी की ओर इशारा किया और कहा कि देखो इस पक्षी की आंखें जो है इसके सिर के सामने है, बिल्कुल मेरे समान। आपके अनुसार वह किस पक्षी की ओर इशारा कर रही थी, तो आपको बताना है। तो ये बिल्कुल आपका राइट आंसर उल्लू हो जाएगा, जो कि उल्लू के जो है आंखें जो है सर के ऊपर ही होते, बिल्कुल मनुष्य के समान जो है दिखता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, संकटपन्न हिरणों के किस प्रकार के लिए केवल लोकटक झील एक स्थान है? तो आपको बताना है कि संकटपन्न जो हिरण है किस प्रकार के लिए केवल लोकटक झील एक स्थान है? चीतल, बारहसिंगा, सांभर, संघाई। तो संघाई नाम का जो हिरण पाया जाता है वो लोकटक झील के मतलब कि झील में जो है पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है, बीनस फ्लाई ट्रैप तथा पीचर प्लांट के कीटभक्षी पौधे कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, बीनस फ्लाई ट्रैप तथा पीचर प्लांट को जो है कीटभक्षी पौधे कहा जाता है, क्योंकि ये विशिष्ट पत्तियों या पत्तियों के भागों का प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं। कीटों से ये पौधे डैश प्राप्त करते हैं। तो कीटों से ये पौधे क्या प्राप्त करेंगे? पोषक तत्व, वायु, जल, मृदा। तो इसमें से सबसे स्पष्ट ऑप्शन आपका पोषक तत्व दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1। तो कीटों से ये पौधे जो है, जो आपका कीटभक्षी पौधे होते हैं, वे पौधे जो है पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका, आराम से इसे कर सकते हैं। विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस स्पष्ट है आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। तो 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। तो इस तरह से विश्व जल जो कि आपका ईवीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये पूछा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, आरटीई एक्ट 2009 सुनिश्चित करता है। तो आरटीई एक्ट जो है 2009 क्या सुनिश्चित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जो है इसे जोड़ा गया है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे प्याज की खेती की प्रक्रिया के चरण दिए गए हैं, ये चरण उचित क्रम में नहीं है। तो आपको बताना है कि नीचे जो दिए गए जो है प्याज की जो खेती की जो चरण दिया गया है, ये क्रम में नहीं है, बट इसे आपको जो है क्रम में सजाना है। सबसे पहले क्या होगा? तो सबसे पहले जो है मिट्टी की क्या होगी, गुड़ाई होगी। उसके बाद प्याज को क्या किया जाएगा, उसमें बोया जाएगा, ई हो जाएगा। प्याज को बोने के बाद फिर उस पर क्या हो जाएगा, खरपतवार को हटाया जाएगा। खरपतवार को हटाने के बाद फिर प्याज को उखाड़ा जाएगा, डी नंबर। उखाड़ने के बाद फिर प्याज की जो सूखी पत्तियाँ होगा उसको हटाया जाएगा, सी नंबर। तो इस तरह से क्रम में इस तरह से सजाया चले गया। तो AEBDC ऑप्शन नंबर 2 आपका क्लियर है। सबसे पहले मिट्टी की गुड़ाई होगी, फिर प्याज को बोया जाएगा, ई नंबर। उसके बाद बी खरपतवार हटाया जाएगा, उसके बाद डी प्याज को उखाड़ा जाएगा, उसके बाद सी प्याज के ऊपर सूखी पत्तियों को हटाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि। तो पक्षी जो है अपना सर को ही हिलाते हैं, ऐसा क्यों? तो ऑप्शन है, गर्दन में मांसपेशियों का पकड़ना आम होता है, आंखें स्थिर होती है तथा हिल नहीं सकती। बिल्कुल सही बात है, पक्षियों के जो आंखें जो होते हैं सिर पर ही होते हैं और आंखें जो है स्थिर होते हैं, इसीलिए पक्षी को इधर उधर देखने के लिए वो जो है अपने सिर को ही हिलाना मतलब कि हिलाते हैं, इसलिए कि आंखें उसका स्थिर होता है, जिसके कारण पक्षियों को सिर को ही हिलाना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद अगला है, भारत में उच्चतम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? चेरापूंजी में, अंगुबे में, महाबालेश्वर,
उसके बाद मौसिनराम, तो मौसिनराम मेघालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले चेरापूंजी में हुआ करता था, बट अब जो है आपका मौसिनराम मेघालय जो है आपका, वहाँ पे सबसे अधिक वर्षा यानी कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। उसके बाद है कल्याणी अपनी कक्षा 5वीं के बच्चों को ग्लोब की सहायता से एक प्रयोग दिखाती है और समझाती है कि पृथ्वी के उस भाग पर जो सूरज की ओर होता है दिन होता है और उस भाग की ओर जो सूरज से दूर होता है रात होती है। उसके बाद आयशा इससे प्रभावित हुई। उसने पूछा, अगर हम उसी दिशा में चलना शुरू करें, चलते रहे, तो क्या हमें रात जो है मिलेगी? किस दिशा में हमें रात मिलेगी? कक्षा के सभी विद्यार्थियों हंसने लगी। कल्याणी की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो इस पर जो है कल्याणी की जो है प्रक्रिया क्या होनी चाहिए आपको बताना है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में आपका क्या है, उसे कक्षा को हंसना बंद करने और अनुशासन बनाए रखने का निर्देश देना चाहिए। बच्चों में कभी भी अनुशासन नहीं रखना, ये तो गलत ही ऑप्शन होगा। उसके बाद है उसे यह समझाना चाहिए कि ऐसा संभव नहीं है क्योंकि पृथ्वी का वह भाग बहुत दूर होगा। ऐसा भी ऑप्शन पूरा तरह से यह सटीक नहीं है, ये भी नहीं होगा। तीसरा, उसे विद्यार्थियों को इस प्रश्न का उत्तर खोजने को कहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इस तरह के यदि बच्चे में क्वेश्चन करने की यदि आदत है, क्वेश्चन करते हैं, तो बच्चे से ही इस प्रश्न के जो है जवाब को खोजने के लिए कहा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निदा को रोज़ स्कूल जो है देर से आने के लिए सज़ा मिलती। उसकी अध्यापिका ने पूछा कि वह देर से क्यों आती है जबकि उसका भाई समय से आता है। उसने कहा कि उसकी मम्मी कहती है कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, घर की देखभाल करना और अन्य घर के काम करना लड़कियों की जिम्मेदारी होती है, इसलिए वो अपना सारा घर का काम करके फिर आती है, जिसकी वजह से उसे देर हो जाती है। अगर आप निदा की अध्यापिका है तो क्या करेंगे? तो मतलब कि लड़कियां जो है अक्सर विद्यालय जो है मतलब कि लेट करके आती है, तो उसके साथ यही होता है कि घर का बहुत सारा काम मतलब कि झाड़ू पोछा लगाना, उसके बाद वह विद्यालय आते हैं, जबकि उनका भाई जो है समय पे आता है। तो इसके लिए यदि आप उन शिक्षक है तो शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे वही आपको बताना है। फर्स्ट है, निदा से कहेंगे कि वह जल्दी उठे जिससे सारा काम करके वह समय पर स्कूल आ सके। सेकेंड ऑप्शन, निदा की मम्मी से बात करेंगे। मम्मी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शन उतना सटीक नहीं है। निदा से कहेंगे कि घर की देखभाल करना, घर के काम करना परिवार के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही बात है। निदा से हम लोग कहेंगे कि घर में जैसे झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है और भी बहुत सारा काम है, उसका देखभाल है। तो ये सिर्फ लड़कियों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि घर के जितने भी मेंबर्स हैं उन सारे मेंबर्स की जिम्मेदारियां होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षण साधनों को कैसा होना चाहिए? तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में जो है शिक्षण साधन जो है कैसा होना चाहिए आपको बताना है। पहला है, आसानी से उपलब्ध तथा अपने आसपास से प्राप्त, केवल हाई डेफिनेशन 3 आयामी चलचित्र, ये तो नहीं होगा। सदैव शिक्षार्थियों की इंद्रियों में ही किसी एक के उपयोग पर आधारित। उसके बाद है सदैव उपयोग पर आधारित। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें से आपका जो है ए और सी, आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए में है कि आसानी से उपलब्ध तथा अपने आसपास से प्राप्त। उसके बाद सी में है सदैव शिक्षार्थी के इंद्रियों में से किसी एक के उपयोग पर आधारित होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ए और सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक पर्यावरण अध्ययन की दृष्टिकोण से कौन सा है? तो आपको बताना, जैसे अवधारणा निर्माण, आदत निर्माण, खोजने का आनंद, सूचना। तो खोजने का आनंद जो है ये आपका प्राथमिक कक्षा में जो है पर्यावरण अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण घटक इसे जो है माना जाता है, खोजने का आनंद। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से कथन गतिविधि की उपयुक्त व्याख्या करते हैं आपको बताना है। जैसे फर्स्ट है, गतिविधि एक शारीरिक, सामाजिक और मानसिक क्रियाकलाप है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है, गतिविधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त है और बड़ी कक्षाओं में मुश्किल है। ये गलत है।
गतिविधि जो है प्राथमिक और जो भी प्राइमरी स्कूल होते हैं और जो मिडिल स्कूल होते हैं सभी कक्षाओं के लिए जो है आसान होता है। गतिविधि युक्त अधिगम ही बहुत ही रोचक और आनंददायी होता है और आसान भी होता है। तो यहाँ पे मुश्किल बोल रहा है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। उसके बाद है गतिविधि द्वारा पाठ्यक्रम नियत समय पर पूर्ण नहीं करवाया जा सकता, ये भी गलत है। गतिविधि यदि कराया जाए तो क्या वह समय पर पूर्ण नहीं होता पाठ्यक्रम, ये गलत है। उसके बाद है गतिविधि अनुभवों से सीखने की प्रक्रिया और सीखने में सहायक होती है, बिल्कुल सही बात है। तो ए और डी किस में है, तो ए और डी ऑप्शन नंबर 3 में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रयोग के बारे में सही है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है प्रयोग के बारे में सही है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट है आपका, प्रयोगों के परिणाम पाठ्य पुस्तक में दिए जाने चाहिए जिससे सभी विद्यार्थी पुष्टि कर सके, ये गलत बात है। जो भी मतलब कि प्रयोग का जो परिणाम आता है वो पाठ्य पुस्तक में नहीं दिया जाना चाहिए। यहाँ पे लेकिन बोलता है कि दिया जाना चाहिए। यदि नहीं दिया जाएगा तो उससे ज़्यादा बच्चों में जो है वो अधिगम की जो प्रक्रिया होती है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगा। उसके बाद है प्रयोगों के परिणाम पाठ्य पुस्तक में नहीं दिए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी स्वयं अवलोकन, जांच पड़ताल तथा समनीकरण कर सके, बिल्कुल सही बात है। बी एकदम सही बोला जा रहा है बी में। उसके बाद अगला है आपका, प्रयोगों के परिणाम शिक्षक द्वारा बताए जाने चाहिए, ये भी गलत है, शिक्षक द्वारा नहीं बताया जाना चाहिए। उसके बाद अगला है, प्रयोगों के परिणाम शिक्षक द्वारा नहीं बताया जाना चाहिए क्योंकि प्रयोग अवलोकन, जांच पड़ताल और समनीकरण के बारे में है। तो इस तरह से आपका बी और डी, तो बी और डी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी और डी तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जो बी और डी में बताया जा रहा है कि पाठ्यक्रम में उसका जो है रिजल्ट नहीं देना चाहिए और शिक्षक द्वारा नहीं बताना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है, एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में पत्तियों एवं फूलों के आकारों एवं रंगों को निर्धारित करने की सबसे उपयुक्त विधि होगी। तो एक जो है कक्षा कक्ष में जो है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा कक्ष है उसमें पत्तियों और फूलों के आकारों और रंगों को निर्धारित करने की सबसे उपयुक्त विधि बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 3 पे क्या है, शिक्षार्थियों को पौधों और पेड़ों के अन्वेषण हेतु किसी कार्य की रूपरेखा बनाना। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, भीम जो है अपने बागवान को पूछता है, भीम जो है अपने बागवान को पूछता है फूल और फल रंगीन क्यों होते हैं जबकि पौधों के पत्ते हरे होते हैं, भीम द्वारा किन प्रक्रिया कौशलों को प्रदर्शित किया जा रहा है। तो भीम अपने बागवान से पूछता है कि फूल और फल के रंग रंगीन क्यों होते हैं, फूल और फल के रंग जो है रंगीन क्यों होते हैं जबकि पौधे के पत्ते तो हरे होते हैं। तो इस तरह का प्रश्न पूछना वह किस कौशल को प्रदर्शित करता है भीम के द्वारा, अवलोकन, प्रयोग, प्रश्न पूछना, परिवेश के साथ अंतःक्रिया। तो यहाँ पे ए आपका अवलोकन और सी यानी कि प्रश्न पूछना, वह क्या कर रहा है, अवलोकन कर रहा है और प्रश्न पूछता है। तो ए और सी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कक्षा तीसरी की पर्यावरण अध्ययन के पाठ पौधों की परी में, कक्षा तीसरा का जो है पर्यावरण अध्ययन का पाठ है पौधों की परी में दीदी एक बगीचे में बैठी है। शबनम कहती है कि दीदी छोटे छोटे पौधे पर बैठी है। टपलू अपने शिक्षक से पूछता है कि जब हम चींटियों पर चलते हैं तो चींटियाँ मर जाती है, तो क्या हम घास को भी उसी तरह से उस पर चलकर और बैठकर मार नहीं रहे हैं, शिक्षक को क्या करना चाहिए। मतलब इस तरह के क्वेश्चन बच्चों में जो स्वाभाविक आता ही है कि यदि चींटी छोटे है तो उस पर हम लोग चढ़ जाए बैठ जाए तो वो मर जाता है, तो छोटे छोटे घास भी है तो उस पर भी हम लोग बैठ जाएंगे तो क्या वो मरेगा नहीं। तो इस तरह से यदि प्रश्न करते हैं तो आप एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे वही आपको बताना है। तो जैसे फर्स्ट में आपका है, चर्चा करनी चाहिए कि घास के पौधे पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने पर भी जिंदा रह सकते हैं। सेकेंड है, वर्णन करना चाहिए कि घास के पौधे का वह भाग जो वृद्धि से संबंधित है वह आधार पर सुरक्षित रहता है। बिल्कुल सही बात है, इस पर जो हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए कि घास के पौधे का वह भाग जो वृद्धि से संबंधित है वह आधार पर सुरक्षित रहता है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कविश जो है एक कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन शिक्षक अंतरिक्ष यात्रा का प्रत्यय पढ़ाने के लिए सृजनात्मक निबंध लेखन पर बल देता है, वह प्रयास कर रहा है।
तो रवि कवीश जो है आपका एक कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन शिक्षक है जो अंतरिक्ष यात्रा का प्रत्यय पढ़ाने के लिए सृजनात्मक निबंध लेखन पर बल देता है। तो उसका प्रयास क्या है वही आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन 1 में है छात्रों को प्रश्न पूछने से हटाने का, ये तो गलत हो जाएगा। कल्पनाशीलता तथा भिन्न सोचों को प्रोत्साहित करने, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, कल्पनाशीलता तथा भिन्न सोच को प्रोत्साहित करने का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है पार्ट 3। पार्ट 3 में है पौनी रे पौनी। प्रस्तुत करते समय सीमोन ने कविता की पंक्ति पर जब जल बाढ़े लाता है, जल जो है क्या करता है, बाढ़ जो लाता है, तो वही बोला जा रहा है कि जब जल जो है बाढ़े लाता है को गुजरात में आई बाढ़ से संबंधित चर्चा की। छुटकी ने पूछा कि गुजरात में बाढ़ आई है और उसके शहर में क्यों नहीं आई। तो इस तरह का जो है चर्चा किया जा रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा इस प्रश्न का सर्वाधिक उपयुक्त हल होगा आपको बताना। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा चर्चा, उसके बाद है चित्र, उसके बाद है क्रियाशील मॉडल, उसके बाद है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का भ्रमण। तो इनमें से आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें जो है कक्षा में जो डिस्कस जो होता है वो अधिगम की प्रक्रिया में यदि कक्षा में बच्चे से डिस्कस किया जाए, उस चीज़ के बारे में बताया जाए, तो वह जो है सबसे ज़्यादा मतलब कि इफेक्टिव माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन के पाठ पौनी रे पौनी में अंकल ने हिरेन और छुटकी को स्टील के गिलास में आम का पन्ना दिया। छुटकी ने कांच के गिलास में पन्ना मांगा। अंकल जो है फिर पन्ना कांच के गिलास में पलट दिया। छुटकी बोली कि अंकल आपने मुझे कम पन्ना दिया है। तो पियाजे के सिखाने के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार छुटकी निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में है। तो कक्षा जो है 3 जो है उसमें पाठ है पौनी रे पौनी, उसमें जो है अंकल से छुटकी क्या करता है, पन्ना मांगता है कांच का गिलास में। तो फिर अंकल जो उसको पन्ना देता है, लेकिन छुटकी का कहना है कि अंकल आपने मुझे जो है कम पन्ना दिया है। तो इस तरह की बातें जो है जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है, तो वह बच्चे जो है किस चरण में है आपको बताना है। जैसे फर्स्ट है संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि इस अवस्था में बच्चे जो है लगभग 2 से 7 वर्ष के बच्चे जो है इसमें आते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका प्राथमिक स्तर पर एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक को व्यक्तित्व विभिन्नता वाले विद्यार्थियों को शामिल करना संभव है। तो प्राथमिक स्तर पर एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक को व्यक्तित्व विभिन्नता वाले विद्यार्थियों को शामिल करना संभव है। फर्स्ट है आपका प्रत्येक को घर के लिए नियत कार्य देकर विद्यार्थियों को विषम समूहों में कार्य कराकर, उसके बाद सभी अध्यायों को समान तरीके से पढ़ाकर। तो यहाँ पे ए और सी यानी कि आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। प्रत्येक घर के लिए नियत कार्य देकर, उसके बाद विद्यार्थियों को विषम समूह में कार्य कराकर। तो ए और सी आपका राइट आंसर होगा। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में संसाधन के रूप में पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग। तो प्रक्रिया कौशलों के विकास में कम प्रभावी है, सबको सम्मिलित करने का अवसर प्रदान करता है, विद्यार्थियों में सहयोग को प्रोत्साहित करता है और नियतांत आवश्यक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। विद्यार्थियों में सहयोग को क्या करता, प्रोत्साहित करता। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग 30 क्वेश्चन जो है ईवीएस के कवर किए। तो आप लोग अभी तक नए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।